नमस्कार। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। साहिर लुधियानवी ने कहा है कि जंग क्या किसी मसले को हल करेगी, जंग अपने आप में खुद एक मसला है। और ये बात आप किसी भी युद्ध को देख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल सही साबित होती है। किसी आपस में चल रहे तनाव को, मुद्दे को, टेंशन को, समस्या को हल करने के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन युद्ध अपने आप में एक नई समस्या बनकर खड़ा हो जाता है। हमने देखा कि रूस और यूक्रेन लगातार पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं, हल कोई नहीं निकला, लेकिन एक दूसरे पर गोलाबारी भी बंद नहीं की। और अब आज के ज़माने के जो युद्ध हैं वो पहले जैसे नहीं हैं कि आक्रमण किया, सेना घुस गई, किले को जीत लिया और किले पर अपना झंडा फहरा दिया और कब्जा हो गया। उसके बाद भी बहुत समय तक युद्ध ऐसे ही थे, लेकिन न पहले विश्व युद्ध में न दूसरे विश्व युद्ध में कोई इस तरह की सीधी सीधी हार जीत वाले युद्ध हुए। लोगों की जानें ज़रूर चली गई, हाँ, लेकिन उन युद्धों में ऐसा होता था कि अगर कोई हिटलर दुनिया पर अपनी तानाशाही थोपने के लिए दुनिया जीतने निकलता था तो दुनिया की कुछ शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती थी और वो हार जाता था या आत्महत्या पर मजबूर हो जाता था। लेकिन आज के युद्ध ऐसे हैं जो शुरू हो जाते हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ऐसा ही एक और युद्ध छेड़ा इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, और उस युद्ध में कोई परिणाम तो आया नहीं, लेकिन युद्ध खिंचता चला गया और पूरी दुनिया को एक नए तरह के संकट की ओर धकेल दिया। इस पूरे युद्ध में ईरान ये साबित करने में कामयाब हो गया कि छोटा देश होने के बावजूद वो 2 मजबूत देशों अमेरिका और इजराइल से लगातार लड़ सकता है। न केवल लड़ सकता है बल्कि बिना परमाणु बम के भी उसके पास होर्मुज नाम का एक ऐसा ज़बरदस्त अस्त्र था कि होर्मुज जलडमरू मध्य ने पूरी दुनिया को एक तरह से पंगु बना दिया, अपाहिज बना दिया। जी हाँ, वो जलडमरू मध्य जहाँ से पूरी दुनिया का तेल और गैस आता था, ये मामला इस स्तर तक पहुंच गया कि वहाँ से चूंकि ईरान दूसरे जहाज नहीं निकलने दे रहा था तो अमेरिका ने भी अपनी वहाँ पर सामरिक तैनाती कर दी, और उस वजह से उसने बल्कि दूसरे देशों के जो जहाज, कुछ देशों को जो छूट मिली थी और निकल रहे थे, जैसे भारत के जहाज निकल रहे थे, उनको तक रोकने की घिनौनी कोशिश अमेरिका ने की, और इसी सब में भारतीय नौसैनिक भी शहीद हो गए। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर समझौते की भी बात सामने आई। ऐसा लगा कि अब ये सारे बुरे दिन खत्म हो गए, कोई हार जीत के बावजूद ये युद्ध रुक जाएगा तो दुनिया कम से कम इस युद्ध की विभीषिका से निकलेगी, अपने जख्मों को सहलाएगी और ये देखेगी कि इस युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। तो ये जो समझौता है, पहले जो दोनों देशों में समझौते की बात हुई जिनेवा में, पेजेश्कियान और ट्रंप के हस्ताक्षर, वो उसको समझने की कोशिश करते कि समझौता क्या है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें 14 सूत्रीय समझौते के साथ बात खत्म होने की तो लगातार खबरें आई, लेकिन ये अभी फिर भी एक विराम पर आ गया। युद्ध विराम तो हुआ नहीं, लेकिन समझौते पर विराम लगा है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि समझौता होगा नहीं, लेकिन ये समझ लेते हैं कि समझौते में शर्तें क्या क्या हैं। तो युद्ध खत्म करने के लिए जो समझौते की बात हुई उसमें ईरान को तेल बेचने में छूट मिलेगी, युद्ध से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण का खर्च भी मिलेगा, और इसके साथ ही 60 दिन की वार्ता के बाद वो होर्मुज से गुजरने का सेवा शुल्क भी वसूल सकेगा। मतलब एक तरह से ईरान को युद्ध का जो खामियाजा है, उसका कॉम्पेंसेशन है, वो भी मिलेगा। और जो ईरान की एक सबसे बड़ी शर्त थी कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से वो शुल्क वसूलेगा, वो शर्त, और ये दुनिया के लिए ये भी एक भारी मुसीबत है। युद्ध से कुछ हासिल हुआ हो या न हुआ हो, सेवा शुल्क के रूप में ईरान की अर्थव्यवस्था में इजाफा करने वाला एक नया शुल्क जुड़ गया, और दूसरे देशों के लिए तेल खरीदने के जो पैसे लगे उसके अलावा एक नया टैक्स उसमें जुड़ गया, और जो तेल के दामों को महंगा बनाए रखेगा। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत कम भी हो जाए, एक नया टैक्स भुगतना पड़ेगा। इस समझौते के मुताबिक दोनों देश अब 60 दिनों तक नए सिरे से बातचीत करते रहेंगे। तब तक ईरान के तेल बेचने पर लगी अमेरिकी पाबंदी हट जाएगी। ईरान खुलकर दुनिया में अपना कच्चा तेल बेच सकेगा। समझौते में दोनों पक्षों ने सुरक्षित समुद्री व्यापार जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया है। इस समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध खत्म हुआ है। दोनों देशों के बीच सभी सैन्य अभियान रोक दिए गए हैं। परमाणु हथियार नहीं बनाने की पुष्टि ईरान को करनी है, और वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA की निगरानी में ऐसा करेगा। इससे ये समझना पड़ेगा कि इसका हम पर क्या प्रभाव है, क्या भारत का ऊर्जा संकट इससे खत्म हो जाएगा। दरअसल युद्ध के दौरान ईरान ने जो होर्मुज को बंद कर दिया था, वह रास्ता ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन गया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। रास्ता बंद होने से दुनिया भर में ईंधन, खाना बनाना की जो गैस थी वो और खाद महंगी हो गई। अमेरिका में भी महंगाई यानी मुद्रास्फीति बढ़कर 4% हो गई थी। इससे वहाँ होने वाले मध्यावधि चुनावों में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही थी। अब समझौते के तहत यह रास्ता खुल गया है। अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा लेगा। इससे दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतें कम होंगी।
इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। भारतीय LNG टैंकर दिशा होर्मुज के जल डमरू मध्य को पार करके भारत पहुंच गया है। 3 महीने से अधिक के इंतजार के बाद 62,370 मीट्रिक टन LNG का कार्गो लेकर गुजरात के दहेज बंदरगाह पर यह जहाज पहुंच चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने और तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक स्तर पर न सिर्फ ईंधन बल्कि भोजन और उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर जैसी बुनियादी चीज़ों की भी कमी हो गई थी और वो महंगी होती चली जा रही थी। अब तेल प्रतिबंधों में छूट और आपूर्ति सामान्य होने से इन सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विश्व स्तर पर कमी आएगी। अब जानना यह जरूरी है कि अभी तो युद्ध विराम की बातें हो रही है और युद्ध विराम की बातों के बीच में भी एक विराम आ गया है। ईरान से जो एक टीम आनी थी फाइनल डील के बाद बात करने के लिए, समझौते पर बात करने के लिए, वो जनेवा पहुंची ही नहीं और उस पर एक अलग तरह का विराम लग गया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर यहाँ पर भी युद्ध रुकता है तो इस युद्ध की किसने कितनी कीमत चुकाई है। इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत उन लोगों ने चुकाई जिन्होंने चाहा कि युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए। 108 दिन चले इस संघर्ष में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए, ईरान के 3,375 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें वो 170 स्कूली बच्चियां भी शामिल हैं जो गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का शिकार हो गई थी। जी हाँ, शुरुआती हमले में ही एक स्कूल पर बम गिरा दिया गया था और स्कूल में खड़ी बच्चियां जो प्रार्थना कर रही थी वो सीधे इस युद्ध का शिकार बनी और वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। इसी तरह ईरान से मिसाइल हमलों में इजराइल के 26 लोगों की जान चली गई। वहीं खाड़ी देशों पर हुए ईरानी हमले में भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं जिस लेबनान में अभी भी शांति कायम नहीं हुई है, वहाँ इस दौरान कम से कम 2,000 लोग इजरायली हमले का शिकार हुए हैं। ये एक और बड़ा संकट है कि जहाँ एक तरफ अमेरिका किसी भी तरीके से इस पूरे मुसीबत से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नरत है, ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी गिरती साख को बचाना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो गलत जगह पैर फंसा चुके हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। वहीं इजराइल किसी कीमत पर इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता, वो लगातार लेबनान पर अभी भी हमले कर रहा है, बीच में कभी कभी ईरान पर हमले कर देता है। दिक्कत यह है कि नेतन्याहू चाहते नहीं कि युद्ध रुके। युद्ध रुकते ही उनकी कुर्सी पर संकट आ जाएगा और ये अलग तरह की एक युद्ध पिपासा है, युद्ध लोलुपता है, जिसकी वजह से अपना उद्देश्य पूरा हो या न हो, युद्ध को चालू रखना वो चाहते हैं हर कीमत पर। यह भी जानना जरूरी है कि इस युद्ध की आर्थिक कीमत दुनिया ने कितनी चुकाई। तो मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान है कि इस युद्ध की वजह से अमेरिकी उपभोक्ताओं और करदाताओं को अब तक लगभग 132 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर इस युद्ध की वजह से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर महंगाई की मार पड़ी, जहां प्रति गैलन गैसोलीन की कीमत 4.56 डॉलर यानी करीब 470 रुपये तक पहुंच गई, जो युद्ध शुरू होने से पहले $3 प्रति गैलन से भी कम थी। मतलब कितना ज़बरदस्त इजाफा इस कीमत में हुआ। इसी तरह उर्वरकों की कीमत में भी युद्ध के दौरान 47% से ज़्यादा का इजाफा हुआ, जिसने खाद्य पदार्थों की कीमत में इजाफा कर दिया। अमेरिका की ही नहीं, दुनिया भर के देशों पर भी इस युद्ध का असर दिखाई दिया। सभी की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई, खासतौर पर खाड़ी देशों और ग्लोबल साउथ इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इसमें भारत भी शामिल है और हम सब ने देखा ही किस तरह से पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी, किस तरह से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई, किस तरह से गैस सिलेंडर महीने महीने तक भी मिलना बहुत सारे स्थानों पर मुश्किल हो गए। इस युद्ध के चलते विश्व बैंक ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर घटाकर 2.5% कर दी, जो कोरोना महामारी के बाद सबसे कम है। ये भी जानना पड़ेगा कि इस पूरे युद्ध में दोनों देशों का सैन्य खर्च कितना हो गया। तो मई की शुरुआत में ही पेंटागन द्वारा अमेरिका की संसद को बताया गया कि अब तक युद्ध में कुल 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिकी खर्च इससे कई गुना ज़्यादा है और लोगों की या राजनेताओं की अमेरिका को भीतर से ही किसी विरोध का सामना न करना पड़े, इसलिए इस खर्च को कम करके बताया गया है। इसके अलावा युद्ध के दौरान अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और 1500 से ज़्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें दागी। इस युद्ध में अमेरिका ने युद्ध से पहले मौजूद पैट्रियट मिसाइलों का भी आधे से ज़्यादा स्टॉक खर्च कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के स्टॉक को दोबारा भरने में 6 साल तक का समय लग सकता है। मतलब 6 साल तक का समय फिर से इन मिसाइलों को बनाकर तैयार करने में अमेरिका को लग जाएगा। तो ये अमेरिका ने एक बड़ा स्टॉक अपना इस युद्ध में झोंक दिया है और इस दौरान अगर चीन या रूस के साथ किसी भी तरह का बड़ा टकराव होता है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका उसमें कमज़ोर स्थिति में रहेगा। इस युद्ध में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी जमकर गोलीबारी की, निशाना साधा और ये अनुमान है कि इन हमलों से खाड़ी देशों को करीब 58 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ईरान को हुआ नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसे फिर से बनाने के लिए ईरान को 300 अरब डॉलर अमेरिका से मिलेंगे। CFR के मुताबिक
इस युद्ध के बाद भी ईरान के ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइलें सुरक्षित बच गई हैं, हालांकि बमबारी की वजह से उसके परमाणु कार्यक्रम को अवश्य झटका लगा है। अब ये भी समझना जरूरी कि समझौता जब हो रहा था, साइन हो गए पेजेश्कियान और ट्रंप के, तो फिर ये पेंच कहाँ से फंस गया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपे एक लेख के मुताबिक नेतन्याहू सरकार इस समझौते को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़े झटके के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल इस समझौते के लेबनान युद्ध विराम खंड से खुद को बंधा हुआ नहीं मानता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली रक्षा बल IDF दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे और अगर हिजबुल्ला खतरा पैदा करता है तो उसे खत्म करने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में होने वाली वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब अभी तो एक बड़े विलन के रूप में इजराइल उभरा है। उसको दुनिया की शांति से मतलब नहीं, अपने स्वार्थ से मतलब है। ये बात सही है कि लेबनान के हिजबुल्ला आतंकियों ने इजराइल का बहुत नुकसान किया है। इस संघर्ष में इजराइल को लगातार बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन उसने मन भरकर इस युद्ध की आड़ में लेबनान पर हमले कर लिए हैं। लेबनान को बहुत हद तक कई इमारतों को धराशायी किया, कई शहर के शहर सीमेंट के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू हैं कि जिद पर अड़े हुए हैं और जो अच्छी भली वार्ता एक मकाम पर पहुंच रही थी उसको फिलहाल के लिए स्थगित किया है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये वार्ता पूरी हो, शांति कायम हो। पैसों में जो नुकसान है वो हमने गिन लिया, लेकिन इंसानी जानों का नुकसान, सुकून का नुकसान, अब तक दुनिया ने इस सब को बनाने में जो मेहनत की थी उस श्रम का नुकसान, उसको पैसों में आसानी से आंका नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि युद्ध का नशा, युद्ध का पागलपन छोड़कर दुनिया तरक्की और विकास की राह पर आगे बढ़ेगी। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।